हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखो, जैसे कि हम ज्यादा दिनों से ये पढ़ा रहे हैं कि 10 ईयर से मान लो कि उससे अधिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन 10 ईयर मिनिमम मान लेते हैं। इसमें ऑफलाइन ज्यादातर बच्चे निकले। इसी बार जो कि हमारा ऑफलाइन बैच था, इसमें कई विद्यालय के बच्चे थे, जिसमें से हमारे ही कोचिंग के बच्चे जो थे वो टॉप किए अपना अपना विद्यालय। ठीक है ना। उनका परसेंटेज ज्यादा आया, किसी का 80 92 आया, किसी का 90 आया, किसी का 91 आया। ठीक है ना। तो हम ऑफलाइन में ज्यादातर पढ़ाए, ऑनलाइन में भी पढ़ाए, ऐप पे पढ़ाए, लेकिन अब ज्यादातर इसको ऐप पे ना आके लाइव पे, इस पे यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं। ठीक है ना, या इस पे रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा और लोग भी जुड़े ऑनलाइन ऑनलाइन प्रोसेस में, ऑनलाइन में भी और लोग। तो ये जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जैसे कि पढ़ाने के लिए हम तीन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सॉल्यूशन चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और केमिकल काइनेटिक है। ठीक है ना। वो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। केमिकल काइनेटिक आज न्यूमेरिकल शुरू किया है। तो कई लोग का था कि सर हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े नहीं है, इसका रिवीजन कर दीजिए, एक बार रिवीजन कर दीजिए। तो देखो, सॉल्यूशन चैप्टर के रिवीजन में अगर हम बात करेंगे तो रिवीजन में 3 वीडियो में हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर वीडियो तुमको 5 घंटे 6 घंटे का लगातार दे दे तो बहुत एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे, वैसे ही देखते रहोगे या देखोगे भी नहीं, स्किप कर दोगे। पास में ना। तो चीजें हैं जो मेन टर्म्स हैं, जब रिवीजन के तौर पे कि क्या क्या टर्म्स आते हैं, उसमें 3 लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। 3 लेक्चर में इसको पूरे कंप्लीट करने के, 3 या 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, बिलियन चैप्टर है। तो इसमें बिलियन चैप्टर में, अगर बिलियन चैप्टर में लिया जाता है सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो सॉल्यूशन में सबसे पहला डिफिनीशन सॉल्यूशन का आता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, इसमें ये तुम्हारा सॉल्यूशन दिया गया है, बिलियन दिया गया है, बिलियन दिया गया है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। तो इसमें सॉल्यूशन की एक कंडीशन है कि सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, तो ये जान लो। सॉल्यूशन की एक कंडीशन है कि कोई भी सॉल्यूशन है यदि बनाया जाता है तो उसमें कम से कम 2 पदार्थ का होना आवश्यक होता है, 2 कंपोनेंट्स का होना आवश्यक होता है। ठीक है ना। कोई भी बनाया जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि इसमें एक पदार्थ ए लिया गया, दूसरा पदार्थ कौन सा लिया गया, बी लिया गया। एक पदार्थ ए लिया गया और दूसरा पदार्थ जो लिया गया वो बी लिया गया। दोनों को हम मिक्सअप किए और मिक्सअप किए तो बिलियन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, बिलियन का निर्माण हुआ। तो अर्थात इसमें कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। यानी कि बिलियन बनाने के लिए इसमें कम से कम 2 पदार्थों का होना आवश्यक होता है। हम 2 पदार्थ को लिए 3 भी ले सकते हो, लेकिन इसमें जब 2 पदार्थ को हम लिए तो 2 पदार्थों में जिसकी मात्रा, अगर मान लेते हैं कि इसकी मात्रा कम है, ए की मात्रा कम है, कम मात्रा लिया गया है, तो ये तुम्हारा विलेय होगा। ये तुम्हारा क्या होगा, विलेय होगा। यदि बी की मात्रा जो है अधिक है, बी की मात्रा अधिक मात्रा अगर इसका लिया गया है, इसकी मात्रा अधिक है, तो ये तुम्हारा विलायक होगा। ये तुम्हारा क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं बिलियन को बाइनरी सॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसको हम द्विअंगी बिलियन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्विअंगी बिलियन भी इसको कहा जाता है। ठीक है। इसको हम द्विअंगी बिलियन के नाम से भी जानते हैं। ये तुम्हारा द्विअंगी बिलियन कहलाता है। ठीक है ना। ये बिलियन में अगर इसमें हम 3 कंपोनेंट्स को ले लेते हैं, तब कहोगे कि सर हम 3 कंपोनेंट्स को, 3 पदार्थों को ले लिए, तो जब 3 पदार्थों को लिए तो उसमें कौन सा विलेय होगा, कौन सा विलायक होगा। तो तीनों पदार्थों में 3 कंपोनेंट्स जब लिए तो इसमें तीनों पदार्थों में जिसकी मात्रा अधिक होगी वह तुम्हारा विलायक होगा और शेष तुम्हारे क्या हो जाएंगे, विलेय हो जाएंगे। ठीक है ना। ये 3 कंपोनेंट्स, तो उसको त्रिअंगी बिलियन बोला जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिअंगी बिलियन। अब आते हैं बिलियन के डिफिनीशन पे कि हम बिलियन कहते किसे हैं। तो बिलियन में बताया गया, बिलियन के डिफिनीशन में 2 या 2 से 2 से अधिक पदार्थों के
पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कहा जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लिए तुम्हारा शुगर प्लस वाटर को ले लिए, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा। इसमें ये भी एग्जाम्पल हो गया, ये भी ले सकते हो, शुगर को ले लो, साल्ट को ले लो, नमक, अब प्लस वाटर ले लो, या कुछ भी ले सकते हो, लेमन जूस वगैरह में कुछ भी ले सकते हो। तो ये तुम्हारा बिलियन का डिफिनेशन है, इसे हम बिलियन कहते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारे बिलियंस आते हैं। बिलियन किसे कहते हैं इसमें हम बता दिए। तुम 2 कंपोनेंट्स को भी ले सकते हो, 3 कंपोनेंट्स को भी ले सकते हो, 4 कंपोनेंट्स को भी ले सकते हो, ठीक है ना। इस तौर पे इसमें लिया जाता है। तो इसकी कंडीशन हम बता दिए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो आता है तुम्हारा बिलियन की सांद्रता में, कि बिलियन की सांद्रता क्या है। तो हम बिलियन की सांद्रता की कंडीशन की बात करते हैं कि तुम्हारा बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात कही जाती है। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात कही जाती है। तो बिलियन की सांद्रता का डिफिनेशन क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो कहा जाता है कि किसी, अगर मान लेते हैं कि ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, इसमें हम क्या किए, किसी विलायक को ले लिए, हम किसी विलायक को ले लिए, किसी विलायक को ले लिए, वाटर वगैरह को ले लिए। तो इसमें कहा जाता है कि किसी विलायक को लिए, यानी कि किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा, और किसी विलेय को हम घोल रहे हैं। हम किसी विलेय को ले रहे हैं और विलायक में क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, उसमें डिजॉल्व कर रहे हैं। जैसे चीनी को ही ले लिए, और चीनी को लिए और जल में हम क्या किए, घोलना क्या किए, शुरू कर रहे हैं। तो इसमें कहा जाता है कि किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा, किसी भी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा को, विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा को हम क्या कहते हैं, उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता के पद जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, जिसका हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे कि विलयन की सांद्रता के कौन कौन से पद होते हैं, कौन कौन से पदों को लिया जाता है। वो विलयन के सांद्रता के पदों में उस कंडीशन को लिया जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से होते हैं, किस तौर पे लिया जाता है, तो चलो भाई हम इसमें देख लेते हैं। यानी कि इसमें हम क्या किए, तो इसका डिफिनीशन क्या है कि किसी विलायक में विलेय की घुली हुई, किसी विलायक में, किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा को किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। उस विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। उस विलयन की सांद्रता कहलाती है।
उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी कि किसी विलायक में विलय की घुली हुई निश्चित मात्रा को उस विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। हम विलायक लिए, इसमें विलय को क्या किए, घोले, ठीक है ना। अब देखो सांद्रता के कौन कौन से पद होते हैं, पदों की बात करते हैं। तो सांद्रता के पदों में कौन कौन से आते हैं, तो उसकी कंडीशन देख लेते हैं। कई लोग के अलग अलग तरीके हैं। कई लोग पहले सांद्रता के पद में परसेंटेज को बताते हैं, ठीक है ना, कोई कुछ बताता है, तो उसमें लेके चलना है, उसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम किसी को भी लेके चल सकते हो। वो सांद्रता के कौन कौन से पद होते हैं, किस पर पे हम बात करेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे सांद्रता के कौन कौन से पद होते हैं, तो इसमें जान लो। जैसे सांद्रता के पदों की बात अगर हम करें, सांद्रता के पदों में पहला आता है मोलरता, मोलरता, मोलैरिटी। दूसरा आता है मोललता, मोलैलिटी, मोलैलिटी। तीसरा आता है प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज, परसेंटेज में 3 होता है, हम बता दे रहे हैं यहां पे। परसेंटेज की जो कंडीशन होती है, परसेंटेज में 3 होता है। कौन कौन सा होता है, वेट बाई वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। प्रतिशतता में, परसेंटेज में ये 3 कंडीशन होते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज में ये 3 कंडीशन को लिया जाता है कि वो कौन कौन से तुम्हारे कंडीशन है, इसको कैसे दिखाया जाता है। अब इसके पश्चात चौथा जो पॉइंट आता है, वो तुम भली भांति जान लेना कि इसमें कह सकते हो कि मोल प्रभाज आता है। मोल प्रभाज, या इसको मोल भिन्न कहते हैं, या इसको मोल अंश कहा जाता है। इसको हम इतने नामों से जानते हैं। इन तीनों में से तुम कोई भी कह सकते हो। यहां पर कहा जा सकता है कि यहां पर कि मोल प्रभाज क्या है, मोल भिन्न क्या है और मोल अंश क्या है। इन तीनों में से कोई भी कहा जा सकता है, हम ले सकते हैं, ठीक है ना। इन तीनों में से कोई भी हम ले सकते हैं, इस कंडीशन में बताया जाता है। इसको हम मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आता है पीपीएम, पीपीएम आता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन आता है। उसके बाद से आता है पीपीबी, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। और उसके बाद से आता है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी से रिलेटेड देखो, फॉर्मेलिटी भी आता है, लेकिन फॉर्मेलिटी कहा जाता है कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉर्मलता से रिलेटेड, नॉर्मेलिटी से रिलेटेड 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्मलता से रिलेटेड। फॉर्मलता से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस बार हमारे यहाँ क्या एक सेट है, हमारे जिले के जज सेट है, ठीक है ना। उसमें वहां पर ये कहा जा रहा है कि वहां के बच्चे बता रहे थे कि सर इस बार फॉर्मलता पूछा गया, लेकिन अभी देखे नहीं है। जब अनसाल्व आएगा तो सामने आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कहोगे तो मैं फॉर्मलता भी बता देता हूं, लेकिन पूछा गया, लेकिन चूंकि वो सिलेबस में है नहीं, लेकिन है तो नॉर्मलता भी नहीं, लेकिन नॉर्मलता से रिलेटेड 2024 में क्वेश्चन पूछा है। लेकिन फॉर्मलता से रिलेटेड अगर यहाँ 2025 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं इसको अनसाल में मेंटेन करवा दूंगा, ठीक है ना। जब मैं अनसाल पढ़ाऊंगा तो उस समय इसको मेंटेन कर देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां पर इसको लिया जाता है, इसमें बताया जाता है कि नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता से रिलेटेड ये सांद्रता के पद है। अब एक एक करके इनका हम डिस्कशन करेंगे यहां पर,
ठीक है ना। इनका डिस्कशन करेंगे, इससे हो सके तो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का भी डिस्कशन कर लेंगे, अगर समय बच जाता है तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन कर लेंगे, नहीं तो केवल हम इसमें जनरली तौर पे इस चैप्टर का पूरे डिस्कशन करेंगे 3 या 4 लेक्चर में, मैक्सिमम 3 लेक्चर जाएगा, हो सकता है तो 4 भी हो जाए, लेकिन उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं एक ही बार तुमको 5 घंटा 6 घंटा लगातार कंटिन्यू दे दूं तो तुम भी पढ़ना नहीं चाहोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि टर्म्स को तोड़ तोड़ के, कि हाँ ये आसान है, ये आसान है, ये चीजें ऐसे चल रही हैं, तो टर्म्स को तोड़ तोड़ के यहां पर दिया जा सके, ठीक है ना। इसीलिए तो देख लो भैया, इतने पद हैं, तो अब चलते हैं पहले कंडीशन के बारे में कि पहली कंडीशन क्या आती है। तो हम जान लेते हैं पहले कंडीशन के बारे में कि पहली कंडीशन क्या आती है। तो चल भैया, पहला कंडीशन आता है मूलरता, मोलैरिटी, मोलैरिटी। देखो, मोलैरिटी की बात करते हैं तो मेरा जहां तक फंडा है, मैं बताता हूं कि इसको कैसे तैयार करना है, इसका डेफिनेशन कैसे लिखा जाता है। तो देखो, जैसे कि तुमको फार्मूला याद है कि मोलरता इजकल टू, तो डेफिनेशन बना सकते हो। मोलरता इजकल टू होता है यहां पर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ये तुम्हारा फार्मूला भी तैयार हो गया, फार्मूला तैयार कर लो। फार्मूला अगर तुम तैयार कर लिए तो फार्मूला तैयार कर लिए तो डिफिनीशन बन जाएगा। देखो, इसका डिफिनीशन यहीं से लिया जाता है। डिफिनीशन क्या लिया जाता है इसकी कंडीशन में, तुम जान लो कि डिफिनीशन के तौर पे अगर हम बात करें कि डिफिनीशन क्या लिया जाता है, तो जब डिफिनीशन लिया जाएगा तो इसमें कहा जाता है कि डिफिनीशन में इसका क्या डिफिनीशन होगा, तो कहा जाता है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, इसमें उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। यानी कि इसका डेफिनेशन बताया गया कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम उस बिलियन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक हो, देखो एक बात याद रख लेना कि साइड बुकों में बहुत सी कंडीशन दी गई है, साइड बुकों में बहुत सा दिया गया है, अदर राइटर की साइड बुकें होती हैं, उसमें बहुत कुछ तुमको दिया गया जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जो अपना नोट्स देता हूं तुमको, उस नोट्स में तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे अंशाल में जितने भी क्वेश्चन पूछे रहते हैं मैं उतना टच कर देता हूं, और जब यदि कोई नया क्वेश्चन भी पूछा गया है तो जब मैं अंशाल कराता हूं और हमको लगता है कि इस बार नया क्वेश्चन कोई पूछा गया है तो उस क्वेश्चन को मैं अपने नोट्स में ऐड कर देता हूं लास्ट में, कि देखो ये टॉपिक, इससे रिलेटेड नया कोई क्वेश्चन हट के उस टॉपिक से पूछा गया है इस क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में, तो उस लेवल को मैं ऐड कर देता हूं कि तुमको कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। और यहां पर जो दिए हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, ये नोट्स जो दे रहे हैं 3 लेक्चर में 4 लेक्चर में देंगे, ये तुमको 100% बोर्ड एग्जाम में यही रिपीट किए जाते हैं इन चैप्टरों से। ठीक है ना। तो अब यदि हम बात करते हैं तो इसका डिफिनेशन यही से बना सकते हो कि मोलरता इज इक्वल टू लोगे तो विलेय के मोलों की संख्या अपन बिलियन का आयतन लीटर में, अर्थात इसका डिफिनेशन क्या है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो तुम इस तरीके से यहां पर लिख सकते हो, यहां पर इस तरीके से हाँ ठीक है, क्लास में है अभी, थोड़ी देर बात करना है, कोई जरूरी नहीं है इमरजेंसी। ठीक है, हम क्लास में हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं। ठीक, तो इसमें इस कंडीशन में तो देखो, इसमें तुम इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो भैया कि इसका डेफिनेशन क्या है, कि तो कहा जाता है कि 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन में
1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। इस कंडीशन में इसको लिया गया। इसमें अब क्या है दूसरा कंडीशन कि जैसे दूसरे प्रोसेस की बात अगर हम करते हैं, इसमें लिया जाता है देखो मोलरता इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? मोलरता इज इक्वल टू, अगर फार्मूले की बात करें कि मोलरता इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, इतना कंडीशन हमने लिया। ठीक है। इसमें मोलरता इक्वल टू, यहीं से डेफिनेशन को लिया गया। अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं। ब्रेक करने की क्या कंडीशन है, कैसे हम ब्रेक करेंगे? विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। अगर विलायक के मोलों की संख्या अगर दिया होता तो वहां पर विलायक का भार बटा विलायक का क्या हो जाता? अनुभार हो जाता। उसमें कोई बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम क्लास 11th में पहले चैप्टर में ये कंडीशन पढ़े होंगे। ठीक है ना। बहुत उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। वहां पर इस कंडीशन को दिया जाता है, उस तरीके से लिया जाता है। इस कंडीशन को क्या है, किस तौर पे दिया गया है। तो चलो भैया हम इसमें इसको ब्रेक करते हैं, तो लिखते हैं मोलरता इज इक्वल टू, कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम विलेय के मोलों की संख्या को ब्रेक कर रहे हैं, इसको टच नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। लीटर है, एमएल में चेंज करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। उसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस कंडीशन में अगर लिया जाता है इस प्रोसेस में कि इसकी क्या प्रोसेस है, तो इसमें मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार, विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार इनटू, इसमें बिलियन का आयतन को एमएल में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा बिलियन का आयतन एमएल में, बिलियन का आयतन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए एमएल में। ठीक है ना। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट की कंडीशन देख लो। हम क्या करते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। विलेय के भार को स्मॉल w से डिनोट करते हैं, विलेय के और भार को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। 1000 है और बिलियन के आयतन को भी ml में। ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाना है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस कंडीशन को दिखा दिए। ये शॉर्ट फॉर्म में किस तौर पे लिया जाता है, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म में किस तौर पे इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। यहां पर हम दिखा दिए इसको, बिलियन की मोलरता की कंडीशन की बात करते हैं।
कि मोलरता बराबर क्या होता है, किस तौर पे इसको लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको दिखाया जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म में इस कंडीशन को हम दिखा दिए, मोलरता की कंडीशन। इससे रिलेटेड हम अपने नोट्स में जो डाले हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को याद रख लेना कि इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तुम्हारे, एक डेंसिटी भी दी जाती है, डेंसिटी से रिलेटेड भी दी जाती है। तो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल बस बताऊंगा, क्योंकि इसको सांख्यिकी के पदों को समाप्त करना ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो तुम बहुत ज्यादा देखोगे भी नहीं। हम रिवीजन के तौर पे चल रहे हैं, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं, केवल कि जो नहीं पढ़ा है वो रिवीजन के तौर पर देख लेगा इस चैप्टर को, ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें क्वेश्चन लिखते हैं कि 5 ग्राम NaOH से बने क्वेश्चन है 5 ग्राम NaOH से बने 450 ml विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 5 ग्राम NaOH से बने 450 ml विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया है, मान लेते हैं, ठीक है, कि 5 ग्राम NaOH से बने 450 ml विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें मोलरता से रिलेटेड एक कंडीशन दे दिया गया है, मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन में ये दिया था। तो इसमें एक कंडीशन और क्वेश्चनों में दिया रहता है, उसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक कंडीशन दी गई रहती है, वो कौन सी कंडीशन है, जैसे Na बराबर, Na का परमाणु भार दिया रहता है, Na बराबर 23, O बराबर 16, H बराबर 1, ये कंडीशन दिया गया रहता है, ठीक है ना। इस कंडीशन को दिया गया रहता है, Na बराबर 23, O बराबर 16, H बराबर 1, इस कंडीशन को दिया जाता है, ये परमाणु भार होता है, क्वेश्चनों में दे देता है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब इस कंडीशन में अगर हम लेते हैं, तो सबसे पहले देख लो कि क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन दैट है। क्वेश्चन में क्या दिया, 5 ग्राम, तो स्मॉल w का वैल्यू है, विलेय का भार है, अभी फार्मूले में पीछे बताए हैं, देख लो भैया, विलेय के भार को स्मॉल w से, विलेय के भार को स्मॉल m से, विलयन का आयतन को v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर लिया जाता है तो w बराबर तुम्हारा दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 ग्राम, ये तुम्हारा दे दिया गया है। यम अणुभार होता है, विलेय का अणुभार, तो NaOH का अणुभार निकाल लेंगे, तो क्या होगा, अणुभार निकालेंगे तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, अरे भाई निकालना आता है ना, सोडियम के भी एक ही परमाणु है, एटम्स है, तो यहाँ पर ले लिए, ऑक्सीजन के भी एक ही एटम्स है, हाइड्रोजन के एक ही एटम्स है, परमाणु है, तो इस कंडीशन को हम ले लिए, यहाँ पर हम डिनोट कर दिए। तो जब इसको लिया गया तो इसको ऐड किया गया, तो कितना आया, ऐड करने के पश्चात इसमें आता है 14 आता है, अरे भाई 6 1 7 7 3 10 0 और 2 2 4 40 आ गया। अब इसमें 450 ml भी का वैल्यू, विलयन का आयतन 450 ml में दिया गया है, किसमें दिया गया है, ml में। तो इसमें ml में दिया गया है, तो इस कंडीशन को अगर लिया जाता है इस प्रोसेस में, तो यानी कि इस प्रोसेस में अगर लेंगे तो क्या होगा इस कंडीशन में, तो यानी कि अब ये वैल्यू, हमारा फार्मूला क्या होता है, मोलरता इजिकल टू यम इजिकल टू होता है W बाई यम इंटू 1000 अपान V ml में, अपान V क्या होता है, ml में होता है, ठीक है ना। यानी कि इस कंडीशन में अगर हम लेते हैं तो यम इजिकल टू होता है तुम्हारा W बाई यम इंटू 1000 अपान V ml में होता है, इस कंडीशन को लिया जाता है। किस तौर पे लेंगे इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को हम यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब केवल वैल्यू पुट आउट करना है, यम इजिकल टू, देखो स्मॉल w का वैल्यू लिख दिए हैं 5, यम का वैल्यू लिख दिए हैं 40, ये तुम्हारा 1000 है, 1000 है, v का वैल्यू 450 ml में दिया है, इसलिए हम यूज किए हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है भैया। और क्या, 2 दूना 4, 2 पचे 10, और 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 15 45, कितना आया, 5/9 आया, कितना आ गया, मोलरता जो आया वो 5/9 आ गया, ठीक है ना। इसमें मोलरता की कंडीशन की बात करते हैं, 5/9, इसमें ये आ गया तुम्हारा जैसे भी,
तो अगर कैलकुलेशन सही है तो देख लेना भैया तुम्हारा आंसर भी क्या होगा, सही होगा। तो इसमें हम क्या किए हैं, 5/14 कर दिया 1000 अपन 450 ml है, तो इसमें डिवाइड कर देते, लो भाई 9 से हम डिवाइड कर देते हैं 5 में, जाएगा नहीं जाएगा, 9 9 × 45, 10 में से 5 जा 5 कैंसिल हो गया, 0 9 0.55 करके आ रहा है, ठीक है ना। इस कंडीशन में इसमें देखो इसमें कैलकुलेशन किए 5/18 आया, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.277 करके आना चाहिए, ऐसे कुछ समथिंग करके आना चाहिए। एक कंडीशन है, इसमें आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब देखो इसमें एक कंडीशन छूटा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम इसमें लिखे हैं मोलरता की कंडीशन, कि क्या मोलरता या सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित होती है, तो हाँ ये सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित होती है। ताप को बढ़ाते हैं तो सांद्रता घटता है, यानी कि मोलरता जो होता है ना, मोलरता की बात करते हैं, इसमें हम बता दे रहे हैं नोट में लिख के, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछता है। यह सांद्रता, यह सांद्रता, यह सांद्रता का मतलब क्या है, यह सांद्रता यानी कि मोलरता, सांद्रता के पद में मोलरता की बात हम कर रहे हैं। यह सांद्रता, यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित होती है, ताप द्वारा प्रभावित होती है। अतः यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित होती है, अतः ताप बढ़ाने पर घटती है, यानी कि ताप को बढ़ाएंगे, अतः ताप बढ़ाने पर यह घटती है, यह घटती है। अगर ताप को बढ़ाया जाएगा तो ये सांद्रता जो होती है तो क्या होती है, घटती है। ये पॉइंट छूट गया था। अब चलते हैं, अब ये क्वेश्चन हो गया, इससे रिलेटेड एक डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। वो डेंसिटी दिया रहता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वहां से वॉल्यूम निकाल के इसमें पुट आउट करना रहता है। एक क्वेश्चन दूसरे टाइप का पूछता है, ठीक है ना, खैर उसकी बात नहीं करेंगे। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, सांद्रता के पद में जो दिया गया है दूसरा पॉइंट। अब वो आता है, दूसरा पॉइंट क्या था, मोललता। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट जो आता है वो तुम्हारा आता है मोललता, मोललता, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोललता। देखो अगर हम मोललता की बात करते हैं कि मोललता क्या है, तो फिर से वही कंडीशन, अगर उतना तुम फार्मूला याद कर लोगे तो तुमको डिफिनीशन आसानी से हो सकता है। कि देखो कि मोललता इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं तो फार्मूला वही है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम है, विलायक का भार किलोग्राम है। ये फार्मूला भी है, अगर तुमको याद है तो डिफिनीशन रटने की आवश्यकता नहीं है, बना सकते हो अपने आसानी तरीके से, ये डिफिनीशन बना सकते हो कि मोललता इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम है। इसका डिफिनीशन क्या कहता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, ठीक है ना। वह उस विलयन की मोललता कहलाती है। तुम इसी तरीके से तुम निकाल सकते हो कि मोललता क्या है, तो इस कंडीशन में निकाल सकते हो। देखो कहीं कहीं मैं भी लिख देता हूं
भार के जगह पे मात्रा का भी यूज किया जाता है, भार की जगह पे मात्रा का भी यूज किया जाता है। तो तुम ये मत समझ लेना अरे यार सर कभी भार यूज करते हैं कभी मात्रा यूज करते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। भार की जगह पे कहीं कहीं द्रव्यमान भी लिखा जाता है, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान दोनों का मतलब सेम ही होता है। वेट लिखो या मास लिखो, ठीक है ना, वेट या मास दोनों का केमिस्ट्री में सेम होता है, लेकिन फिजिक्स में दोनों की कंडीशन क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। इस बात को याद रख लेना। इस कंडीशन में अगर लिया जाता है तो कि इसकी प्रोसेस क्या है, किस तौर पे लिया जाता है, इनकी कंडीशन को इसमें दिखाया जाता है। तो मोललता की बात अगर हम करते हैं तो इसका डेफिनेशन होता है क्या, ये जान लो। 1 किलोग्राम एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो मोललता इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये जान लो, मोललता इजिकल टू होगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार, या विलायक की मात्रा लिख सकते हो किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में लिखा जा सकता है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने की क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में ब्रेक करेंगे, तो ये जान लो। इसको जब ब्रेक किया जाएगा तो इसके ब्रेक करने की कंडीशन क्या है, तो हम ब्रेक कर रहे हैं। तो देखो विलेय के मोलों की संख्या की कहानी वही है, आज जब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, कहानी वही है। विलेय के मोलों की संख्या भी तुरंत पीछे पढ़े हो कि वो किस तौर पे लिया जाता है, क्या उसकी प्रोसेस होती है, ठीक है ना, उसकी कंडीशन में। तो यहां पर इस कंडीशन में अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, ये जान लो। मोललता इजिकल टू मोललता विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपान विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार ग्राम में, ठीक है ना। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं जान लो। मोललता जो होता है स्मॉल m से डिनोट करते हैं विलेय के भार W/m इंटू 1000 अपान कैपिटल W ग्राम में, ठीक है ना, कैपिटल W ग्राम में होता है। ये तुम्हारा फार्मूला हो गया, ठीक है ना। इस फार्मूले का हम यूज करते हैं, ये तुम्हारा फार्मूला है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, ठीक है ना। ये मोललता की कंडीशन होती है। हाँ देखो इसमें एक कंडीशन हम बता दे रहे हैं नोट में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि क्या यह सांद्रता ताप के द्वारा प्रभावित होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। इस सांद्रता की अगर हम बात करते हैं कि यह सांद्रता ताप के द्वारा प्रभावित होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसमें ये जान लेना कि यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, इसको मोल पर केजी में भी लिख सकते हैं,
ठीक है ना। इसको लिखना चाहते हो तो इसमें लिख सकते हो मोल पर केजी में भी लिखा जाता है। पूछा जाता है कि यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित होती है कि नहीं, मोलरता होती है, अगर ताप को बढ़ाएंगे तो सांद्रता उसकी जो होती है घटती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देखा जाता है कि यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होती है कि नहीं, तो नहीं होती है। तो इसमें कहा जाता है कि यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इसमें अब इसमें एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें भी डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कंडीशन में कि क्या है किस तौर पे कैसे पूछे जाते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। 40 मिनट का हो गया, चलो अभी जाएगा, लंबा जाएगा। क्वेश्चन देखो, चालू करो। सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 7.8 आ गया। यम का वैल्यू 78 है, इंटू 1000 अपॉन 334.2 आया था, 334.2 आ गया था। इसमें वैल्यू पुट आउट करेंगे, तो डिवाइड कर लो भैया 1000 में 3342 से, तो 0.299 आ रहा है मोल पर केजी। अब देख लेना गुणा भाग जोड़ घटाना, यार गुणा भाग जोड़ घटाना तुम लोग देखते रहना, ठीक है ना। इसमें ये सब कंडीशन देखते रहना, गुणा भाग जोड़ घटाना। तो इसमें हम बता दिए कि इतने की कंडीशन होगी, ठीक है। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट कंडीशन जो आता है, जो बताए थे कि कौन सा पॉइंट आएगा, लिए थे 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अब क्या था? प्रतिशतता था। चलो भाई तीसरे पॉइंट में प्रतिशतता की कंडीशन देख लेते हैं। प्रतिशतता की कंडीशन अगर हम देख लेते हैं कि प्रतिशतता, इसके बाद से मोल प्रभाव देख लेंगे। देखो प्रतिशत की बात अगर हम करें कि प्रतिशत हमेशा निकाली जाती है, तो इसमें तीसरा पॉइंट है प्रतिशत की कंडीशन में परसेंटेज, परसेंटेज। देखो प्रतिशतता हमेशा 100 पे निकाली जाती है। अगर प्रतिशतता की कंडीशन की बात करें तो प्रतिशतता हमेशा किस पे निकाली जाती है? 100 पे निकाली जाती है, ठीक है ना। 100 पे हमेशा निकाली जाती है। इस कंडीशन में अगर लिया जाता है तो यानी कि परसेंटेज की बात अगर हम करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि विलेय के भार भागों की वह संख्या, यानी कि देखो प्रतिशतता इज इक्वल टू विलेय का भाग, भार भाग अपान बिलियन का भाग, बिलियन का भाग इंटू 100, ठीक है ना। यानी कि इसमें ये कह सकते हो डिफिनीशन, ये 3 प्रकार के होते हैं ना, तीनों की कंडीशन यहीं से ली जाती है। प्रतिशतता इक्वल टू विलेय का भार भाग अपान बिलियन का भार भाग इंटू 100।
यानी कि किसी बिलियन के 100 भार भाग में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या को हम उस बिलियन की क्या कहते हैं, प्रतिशतता कहते हैं या प्रतिशत कहते हैं। इसी पर पूरी कंडीशन चलती है तुम्हारी, यानी कि विलय के भार भागों की वह संख्या, विलय के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 भार भाग में क्या है, उपस्थित है। इसका डिफिनेशन जनरली तौर पे होता है, क्योंकि इसमें अदर क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, अदर तरीके से भी दिया जाता है, तो इसको हम नोट कर लेंगे कि इसमें विलय के भार भागों की वह संख्या, विलय के भार भागों की वह संख्या, विलय के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 भार भाग में उपस्थित है, जो बिलियन के 100 भार भाग में क्या है, उपस्थित है। तो प्रतिशत इजिकल टू या प्रतिशतता इजिकल टू फार्मूला होता है इसमें विलय का भाग अपान बिलियन का भाग इनटू 100। ये जनरल कंडीशन है, ये जनरल कंडीशन है डिफिनीशन का, ठीक है ना। ये तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसका अभी हम डिस्कशन करेंगे कि वो कौन कौन से हैं और किस तौर पे लिए जाते हैं, ठीक है ना। उसकी कंडीशन की हम यहां पर बात करेंगे कि बिलियन का भाग अपॉन 100। देखो ये इसका डिवाइडेशन प्रतिशतता की जाती है तो 3 रूपों में। पहला आता है वेट बाई वेट परसेंटेज, इसको भार प्रतिशत बोलते हैं, भार प्रतिशत बोलते हैं, इसको भार प्रतिशत बोला जाता है। वेट बाई वेट परसेंटेज को हम भार प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भार प्रतिशत बोला जाता है। यानी कि भार प्रतिशत बराबर क्या होता है कि इसमें वेट बाई वेट परसेंटेज का डिफिनीशन इसी तरीके से लिख लेंगे कि विलय के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 भार भाग में क्या होता है, उपस्थित होता है। इसमें यानी कि विलय का भार भी और बिलियन का भार दोनों लेंगे। देखो यानी अभी ये चेंज होगा, तो इसमें लिखेंगे वेट बाई वेट परसेंटेज इजिकल टू हो जाएगा फार्मूला होगा तुम्हारा विलय का भार अपान बिलियन का भार, अपान क्या हो जाएगा, बिलियन का भार इनटू 100 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे की कहानी की बात करते हैं। दूसरे प्रोसेस को लिया जाता है कि इसमें दूसरा प्रोसेस क्या आता है। दूसरे प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं भैया कि किस तरीके से ले सकते हैं, तो दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है तुम्हारा V बाई V परसेंटेज, इसको आयतन प्रतिशत बोलते हैं, इसको हम आयतन प्रतिशत बोलते हैं, आयतन प्रतिशत बोला जाता है, V बाई V परसेंटेज बोला जाता है, इसको हम आयतन प्रतिशत बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा V बाई V परसेंटेज बोला जाता है, इसको हम आयतन प्रतिशत बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला या इसका डिफिनीशन क्या बनेगा ये जान लो। अब ये तुम्हारा विलय का आयतन, विलय का आयतन, देखो इसीलिए हम जनरल फार्मूले में जो यूज किए थे वो क्या यूज किए थे जान लो, कि हम जनरल फार्मूले में विलय का भाग यूज किए थे। यहाँ पे भार था, यहाँ पे भार था, वेट बाई वेट था, तो यहाँ पे V बाई V है, तो विलय का आयतन अपान बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन इनटू 100 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तीसरे कंडीशन की बात करते हैं कि तीसरा कंडीशन क्या है भैया, तो तीसरा कंडीशन क्या है यहां पर जान लेते हैं। वो है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत बोलते हैं इसको, भार आयतन प्रतिशत बोलते हैं। ये तुम्हारा वेट बाई वॉल्यूम परसेंट होता है, भार आयतन प्रतिशत होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है विलय का भार,
विलेय का भार अपान बिलियन का भार, अपान बिलियन का भार इंटू 100, बिलियन का भार इंटू 100। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं, विलेय का भार अपन बिलियन का भार इंटू 100 होता है। बिलियन के भार इक्वल टू विलेय प्लस विलायक का भार, दोनों का होता है। कहीं पर भी आएगा बिलियन का आयतन यानी कि विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को याद रख लेना। इसीलिए हम जनरल फार्मूले में ये यूज किए थे और इसका बता दिए। इसी पर डिफिनेशन बता सकते हो तुम लोग। ये वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज है। इसमें सॉरी, यहां पर जब ये कंडीशन लिखेंगे तो मिस्टेक हो गया, बिलियन का आयतन होगा, बिलियन का आयतन होगा इंटू 100, क्योंकि वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज है ना, तो यहां बिलियन का आयतन होगा, ठीक है ना। इस कंडीशन को देख लेना। अब चलते हैं, इसमें इसी प्रकार दो की और कंडीशन आती है, पांचवा और छठी की कंडीशन आती है। मैं वो बता देता हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड है, तब इसके बाद से मूल प्रभाज बता देंगे लास्ट में, ठीक है ना। तो इसमें इससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं अगले कंडीशन की, कि तुम्हारा नेक्स्ट कंडीशन क्या है, तो मान लेते हैं कि ये कौन सा कंडीशन था, तीसरा कंडीशन था। अब चौथे की बात कर लेते हैं, चौथा पांचवा। तो चौथे की कंडीशन अगर हम ले लेते हैं तो ले लेते हैं पीपीएम, इसी से रिलेटेड है। इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देखो पीपीएम इजिकल टू क्या होता है, इसका भी फार्मूला उसी प्रकार है, विलेय का भाग अपान बिलियन का भाग, बिलियन का भाग इंटू 10 की पावर 6 होता है, ठीक है ना। पीपीएम होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो इसमें विलेय के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 10 की पावर 6 भाग में क्या होता है, उपस्थित होता है। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी में आता है एक और पॉइंट लिए थे हम, पीपीएम की बात करते हैं, पीपीबी, वो तुम्हारा आता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन आता है। जब इसकी कंडीशन ली जाती है पीपीबी के बारे में, तो विलेय का भाग, क्योंकि इसमें कई कंडीशन आते हैं भैया, साइड बुक में दिया गया है, इसलिए जनरल फॉर्म लिख रहा है, भार नहीं लिख रहा है। आयतन भी देता है, गैसों के लिए भी देता है इस कंडीशन में, ठीक है ना। साइड बुक में देखोगे तो बहुत से कंडीशन दिए गए हैं। अपान बिलियन का, बिलियन का भाग इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 यानी कि बिलियन होता है, इसको बिलियन बोलते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन में इसको लिया जाता है। अब इसमें एक कंडीशन आता है, वो क्या आता है, इसका डेफिनेशन उसी प्रकार लिख सकते हो भैया। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि विलेय के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 10 की पावर 6 भार भाग में क्या होता है, उपस्थित होता है। ये डेफिनेशन उसी प्रकार से हम लिख लोगे। अब आते हैं मोल प्रतिशतता। इसमें नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, तो इस कंडीशन में अगर लिया जाता है तो छठा पॉइंट कर लेते हैं इसको, मोल प्रतिशत, मोल प्रतिशत, सॉरी मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन की बात कही जाती है कि मोल प्रभाज क्या है। तो देखो कोई भी बिलियन है, किसी भी बिलियन की बात करते हैं, कोई भी बिलियन है तो ये बाइनरी सॉल्यूशन होगा, बिलियन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। मान लेते हैं कि दो कंपोनेंट से मिलकर बना है ए और बी, तो ए विलेय है, बी क्या है, विलायक है, कोई भी मान सकते हो। तो उसमें 3 भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 से अधिक देता नहीं है, ठीक है ना। मैक्सिमम 3 तक ही देते हैं, 3 तक दिया जाता है, मैक्सिमम 3 तक ही देता है। तो इसमें मोल प्रभाज की कंडीशन लिए है, तो हम कोई बिलियन लिए है, तो इसमें मोल प्रभाज जब निकाला जाता है तो विलेय का अलग निकाला जाता है, विलायक का अलग निकाला जाता है। तो इसमें मोल प्रभाज जो होता है ना, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज इज इक्वल टू लिखा जाता है कि अवयव के मोल, अवयव के मोल अपान कुल मोल, अवयव के कुल मोल, अवयव के कुल मोल, ये कंडीशन को लिखा जाता है।
इस अवयव के मोल अपन अवयव के कुल मोल लिख सकते हो। इस कंडीशन में लिया जाता है कि किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोल व कुल मोलों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। अब उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोल, अवयव या घटक शब्द जब यूज किया जाता है यहाँ पर, तो विलय के लिए यूज किया जाता है, या तो किसके लिए यूज किया जाता है? विलाय के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो इस कंडीशन में अगर हम लेते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या है? किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोल व कुल मोलों के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। काई बोलते हैं इसे, काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? काई बराबर होता है मोल प्रभाज। काई बराबर हो गया अवयव के मोल अपान कुल मोल हो गया। अवयव के मोल अपान कुल मोल हो गया। यहां पर हम ले लीजिए। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे, अब यहां पर हम विलेय के मोल प्रभाज को निकाल लेते हैं। विलेय का मोल प्रभाज, तो जो इसमें घटक लिया गया है, मान लेते हैं कि ए तुम्हारा विलेय है, तो विलेय के मोल प्रभाज को निकालते हैं। तो काई ए बराबर विलेय के मोलों की संख्या को n मान लेते हैं, अब कुल मोल na प्लस nb हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि इस कंडीशन में इसको दिखाया गया। तो ये तुम्हारे विलेय के मोल है या मोलों की संख्या है, विलेय के मोल है, और ये तुम्हारे विलायक के मोल है। ठीक है? कुल मोल अगर 3 कंपोनेंट्स लिए होते तो जिसका निकालना रहता उसका अपान कुल मोल हो जाता है। Na, Nb, Nc कुछ भी मान सकते थे। ठीक है ना? इसके पश्चात अगर हम बात कर लेते हैं विलायक के मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज की बात करते हैं तो इसमें विलायक के मोल प्रभाज को हम काई बी से डिनोट कर लेते हैं। तो इसमें होगा विलायक के मोलों की संख्या या मोल अपान कुल मोल, Na प्लस Nb हो गया। ये लिखना नहीं पड़ेगा, यानी कि इस कंडीशन में इसको दिखा सकते हैं। इसी प्रकार 3 हो 4 हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम एक चीज और प्रूफ किया जाता है इसमें, इस कंडीशन में एक और चीज प्रूफ किया जाता है। वो क्या प्रूफ किया जाता है कि इन दोनों के मोल प्रभाज का योग काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है। इसको प्रूफ किया जाता है। ठीक है ना? इसको प्रूफ किया जाता है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे ये जान लो। देखो, इसको तुम डायरेक्ट भी रख सकते हो। कैसे? कि इसमें वैल्यू रख दो। जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे? काई ए का वैल्यू कितना है देख लो यहां पर। काई ए का वैल्यू क्या रखे हो? काई बी का वैल्यू क्या है? इसमें रख देते हैं केवल। काई ए का वैल्यू है Na अपान Na प्लस Nb प्लस काई बी का वैल्यू कितना है? Nb अपान Na प्लस Nb। कॉमन ले लेंगे, क्या होगा? हो जाएगा Na प्लस Nb अपान Na प्लस Nb। Nb ये कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1। तो इसलिए काई ए प्लस काई बी का वैल्यू कितना आता है?
1 आता है। ठीक है ना, तो इसको इसमें प्रूफ किया जाता है। इसको प्रूफ करने के लिए सिद्ध किया जाता है, ये फार्मूले में यूज किया जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। दोनों का हम योग कर लेते हैं कि कुल मोल इक्वल टू होता है Na प्लस Nb होता है। अरे भाई उसी में होता है ना, कुल मोल इक्वल टू क्या होता है, Na प्लस Nb होता है कुल मोल। इस कंडीशन में हम इसको ले सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बिलियन का मोल प्रभाव जो होता है काई ए प्लस काई बी होता है। और यहां पर इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि बिलियन का मोल बराबर काई बराबर होता है काई ए प्लस काई बी होता है। इसी में वैल्यू रख के काई 1 का वैल्यू 1 निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में ये प्रूफ किया जाता है, ये पूछा नहीं जाता है, केवल इस फार्मूले के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, इसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये पूछा नहीं जाता है काई ए प्लस काई बी। लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा हम दिखाए नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। ये फार्मूला होता है काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है। ये बिलियन के मोल प्रभाज्य काई ए प्लस काई बी होता है, इसकी कंडीशन में ली जाती है। ठीक है ना, एक सांद्रता के पद में कंडीशन बच जाता है, जानते हो क्या, वो बच जाता है नॉर्मलता। नॉर्मलता से रिलेटेड कई चीज है, तब उसके बाद से हेनरी का नियम बताएंगे। ठीक है ना, उसके आगे कुछ प्रोसेस बताएंगे। ठीक है ना, और उसको नॉर्मलता को, सांद्रता के पद में एक नॉर्मलता को हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलता थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, उसमें बहुत से कंडीशन होते हैं। हम लोग के लिए तुल्यांक की बार क्षारों का और लौड़ों का ये सब कंडीशन निकालना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो लंबा प्रोसेस है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।